पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली चुनाव से पहले घिरे चुनाव आयोग की, बीजेपी और जेडीयू में बड़े टकराव की। देखेंगे मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का क्या है प्लान, क्यों अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं योगी के मंत्री। जानेंगे किसान नेता डल्लेवाल से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की क्या हुई बात, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे अजीत पवार की नाराजगी की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी प्रमुख का कंडीशनल बेल लेने से इनकार। बीपीएससी विवाद में छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे पीके। तमिलनाडु के गवर्नर TN रवि ने बिना स्पीच दिए विधानसभा से किया वॉकआउट। कहा राष्ट्रगान का हुआ अपमान। सीएम स्टालिन बोले ये बचकाना व्यवहार। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन फ्लिपकार्ट से जुड़े मामले हाई कोर्ट भेजे। सभी मामले एक जैसे, इसीलिए सुनवाई एक जगह। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिलेक्टेड सेलर्स को फायदा पहुंचाने का है आरोप। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1,258 अंकों की गिरावट के साथ 77,964 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 388 अंकों की गिरावट के साथ 23,616 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची जारी कर दी गई है, तो इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच आरोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की जनता को पहली गारंटी दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। पार्टी की तरफ से पहली गारंटी का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कांग्रेस की गारंटी प्यारी दीदी योजना लॉन्च की। इसमें दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो दिल्ली में सत्ता में आती है तो महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। DK शिव कुमार ने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ आज चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली की मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है, यानी अब किसी भी दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है। इसमें 83,49,645 पुरुष हैं और 71,73,952 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,261 और फर्स्ट टाइम वोटर 2,08,302 है। मतदाता सूची जारी होते ही दिल्ली की सीएम आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली में वोटर घोटाले का दावा किया है। आतिशी ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 10% नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। साथ ही 5.5% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। आयोग ने मामले की जांच नहीं की है। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर सक्रियता दिखाई जा रही है, उससे बीजेपी की मुश्किल अब बढ़ती दिख रही है। दिल्ली चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में घिर गया है, तो सवालों में बिहार की सरकार भी घिरी हुई है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चाएं थमती नहीं दिख रही हैं। इस बीच अमित शाह के पटना दौरे को आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अमित शाह पटना आ रहे थे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात थी, लेकिन आखिरी समय पर शाह का दौरा ही रद्द हो गया। दरअसल शाह के दौरे के रद्द होने के पीछे की वजह भी नीतीश कुमार ही माने जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने ही 16 दिसंबर को बयान दिया था कि बिहार में एनडीए का सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं है। बीजेपी का संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगा और संसदीय बोर्ड ने शायद अभी फैसला नहीं किया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ कह दिया है कि 2025 से 2030 तक एक बार फिर नीतीश होंगे। साफ है शाह और नीतीश की बैठक में सीएम उम्मीदवार की बात होनी थी और इसी के चलते अमित शाह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। शाह 5 और 6 जनवरी को पटना आने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उनका आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
इस बीच आरजेडी और कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस और आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को 18 जनवरी को पटना बुला लिया है। दोनों दलों के विधायकों की बैठक भी हो सकती है। राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर एनडीए की सरकार को घेर लिया है। एक तरफ बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी की परेशानी को और बढ़ाने की तैयारी में हैं। वो एक बार फिर यात्रा निकालने वाले हैं। ये यात्रा संविधान को लेकर होगी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम की इस यात्रा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी अंतिम रूप दे रही है। तो कब से शुरू हो रही है ये यात्रा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर संविधान को लेकर अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा रखा गया है। इस यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी को इंदौर के महू से होगी, जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 26 जनवरी को दिल्ली से इंदौर आकर महू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद ये यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस ने यह तय किया है कि यात्रा के दौरान संविधान की अहमियत को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भाजपा के किए संविधान के अपमान को जनता के सामने रखा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को शामिल करने की भी योजना बनाई है। यात्रा का मकसद बीजेपी की नीतियों और उनके संविधान के प्रति रवैये के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। एक तरफ कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है, तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिखरता जा रहा है। एनडीए में लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए में सहयोगी दल अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात भी की, लेकिन आशीष ने तो अब अपनी ही सरकार को चेतावनी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद भी कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस नेता आशीष पटेल के इरादे बदलते नहीं दिखाई दे रहे और यही वजह है कि आशीष पटेल ने एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार और सूचना निदेशक के नेतृत्व में आज फिर से खिलौने में चाबी भर दी गई है, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा है। साथ ही आशीष पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया है, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें, मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। आशीष पटेल ने आगे कहा कि यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह राज्य सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का गलत इस्तेमाल कर अपने प्रायोजित लोगों से मेरी माफी मांगने की झूठी खबर चलवा सकते हैं। अपने प्रायोजित खिलौनों में चाबी भरकर रोज प्रायोजित धरने भी करा सकते हैं, लेकिन सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते। बता दें कि मीडिया सलाहकार और सूचना निदेशक सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबियों में से एक हैं और अब उन्होंने सूचना विभाग पर हमला बोलकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आशीष पटेल योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो किसानों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने और समय की मांग की है, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी सोमवार यानी कि 6 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिली। मुलाकात के बाद कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस नवाब सिंह ने कहा कि हमने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं। वह जब भी चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्र से सीधे बातचीत कराने की हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हम पिछले 4 महीने से किसानों से बातचीत के प्रयास में लगे हुए हैं। हमने शुरुआती इशू कोर्ट के सामने रखे थे, अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है। हम जल्द ही रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट अलग अलग फेज में होगी। इस मुद्दे पर एक नई मीटिंग होगी। कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनाएगी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए, जहां उन्होंने दावा किया था कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। सिब्बल ने सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील भी की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार यानी कि 10 जनवरी के लिए तय कर दी थी। बता दें कि इससे पहले डल्लेवाल ने कमेटी अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनका प्रतिनिधि मंडल 4 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिला था, लेकिन कमेटी को शंभू और खनूरी बॉर्डर आने का टाइम नहीं मिला था। क्या वे मेरी जान जाने का इंतजार कर रहे थे? तब डल्लेवाल ने कहा था कि हम सिर्फ केंद्र से बात करेंगे। इस बीच करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा पंजाब सरकार का है। वहीं खट्टर के इस बयान से अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है क्या? किसानों के प्रदर्शन पर मनोहर लाल खट्टर के बयान ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो सवाल इस समय दुनिया के बदलते नक्शे ने संयुक्त राष्ट्र पर भी उठा दिए हैं। एशिया महाद्वीप का नक्शा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। भारत के पड़ोस में नया देश बन सकता है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट के बाद अब एशिया की भी तस्वीर बदलने वाली है। दावा किया जा रहा है कि भारत के पड़ोस में नया देश बनने वाला है। दरअसल म्यांमार में विद्रोही गुटों का कब्जा बढ़ता जा रहा है और अब म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जंग लड़ने वाली अराकान आर्मी आजादी के उस लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई है, जो महज कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लग रहा था। म्यांमार के जुंटा शासन के खिलाफ अराकान आर्मी का विरोध लगातार जारी है। वो एक के बाद एक सैन्य चौकियों पर अपना कब्जा जमाते जा रहे हैं। अब केवल भारत की तरफ से फंड किया जाने वाला म्यांमार का सिटवे बंदरगाह और चीन की मदद से बना क्याओ कफ्यू का गहरे समुद्र का बंदरगाह और मुनांग शहर ही म्यांमार के सैन्य जुंटा के नियंत्रण में रह गए हैं। हालांकि म्यांमार की जुंटा सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ वायुसेना और नेवी का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद अराकान आर्मी ने जीत हासिल की है। अराकान आर्मी ने देश के रखाइन प्रांत के 18 में से 15 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, उन्होंने पूरे रखाइन राज्य पर कब्जा कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का पड़ोसी देश म्यांमार 2 हिस्सों में बंट जाएगा। क्योंकि ये तय है कि अराकान आर्मी कब्जे के तुरंत बाद ही इसकी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देगी। अराकान आर्मी ने पहले ही बयान जारी कर ये साफ कर दिया है कि वो रखाइन राज्य में विदेशी देशों भारत और चीन के निवेश की रक्षा करेगा। यानी पहले से ही वो नया देश बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं और अगर ऐसा होता है तो ये 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद एशिया में बनने वाला पहला देश होगा। ऐसे में म्यांमार के जुंटा प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अजीत पवार के बदले बोल को। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां एनसीपी के अपने ही नेता अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बगावती सुर अपना लिए हैं, तो अब अजीत पवार के अपने ही बयान ने उनकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने जनता को धमकाते हुए कहा कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। तो आखिर क्यों भड़क उठे अजीत पवार, जानने के लिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अजित गुट की एनसीपी विवादों में आ गई है। अजित पवार का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने जनता को धमकाते हुए कहा कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। दरअसल अजित पवार बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उनके कुछ समर्थकों ने अपनी परेशानी बताई और उन्हें कई मुद्दों पर पत्र सौंपे थे, जिसके बाद अजित पवार उन पर भड़क उठे। डिप्टी सीएम ने अपने समर्थकों की समस्या का समाधान करने की जगह आपा खोते हुए उसे जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे खरीद लिया है। क्या आपने मुझे खेत का मजदूर बना दिया है? अजित पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अजित पवार अगर उनको जिताने वाली जनता की ही बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं और इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।